तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के संग्रह में और इस घटना के चक्र से आपको समझाएंगे कि आज से जो पहले लगभग 15 साल पहले जो मर्डर केस था, शायद आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन ये बहुत ही ऐसी मिस्ट्री बन गई जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया गया। और इसमें 2 कत्ल हुए और दोनों कत्ल का आज तक खुलासा नहीं हुआ कि उसका कातिल कौन है। यहाँ तक कि 2 बार सीबीआई टीम लगाई गई और नोएडा की पुलिस ने भी काफ़ी मशक्कत की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि आपने शायद सुना हो कि आरूसी मर्डर केस ऐसा एक मर्डर केस रहा जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। किस तरह से इसका मर्डर हुआ और कैसे हुआ, कोई भी पता जता नहीं लगा। इसमें तमाम सारी ऐसी गुत्थियां थीं जिन्हें सुलझाना पुलिस के और सीबीआई के दोनों के बस का नहीं था। इसलिए इसे 2 साल कम से कम केस चलाया गया और 2 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें किसी भी कत्ल करने वाले का नाम आ नहीं रहा था और ना ही खुलासा हो पा रहा था। इस कहानी को पूरी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। नोएडा में रहने वाले राजेश तलवार जो डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी नुपुर तलवार जो डॉक्टर हैं, उनकी एक बेटी है आरूसी तलवार जो पढ़ाई करती है। 15 तारीख की सुबह उठती है और उसके बाद उसने अपने कॉलेज गई और स्कूल गई। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी और 15 मई 2008 को और स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली थी, इसलिए इसका जो बर्थडे था वो 16 मई को मनाना था। क्योंकि वैसे तो इसका बर्थडे 24 मई को मनाया जाता था, लेकिन जो 24 मई थी, लेकिन इसको 16 मई कर दिया उसने, क्योंकि बर्थडे का टाइम घटा करके 16 मई किया गया। इसलिए क्योंकि स्कूल में छुट्टियां होने वाली थी और वो सारे दोस्त दूर दूर से थे, वो सब के सब कहीं दूर चले जाते, इसलिए उस समय मौजूद थे, इसलिए 16 मई को ही बर्थडे का टाइम रखा गया। लेकिन स्कूल गई, सबसे अपने बर्थडे को इनवाइट किया, सबसे बात की, हंसती खेलती वापस आई। और उसी घर वापस आने के बाद में देखा कि जो घर है उसमें बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा है, कल बर्थडे है, सारी तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। रात को सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में सब लोग जाकर के सो गए। इनके पास आरूसी तलवार और आरूसी के माँ बाप और एक था नौकर, हेमराज जिसका नाम था, और कोई वहाँ पर नहीं था। नौकर और परिवार में 3 लोग और नौकर 4 लोग, बस इतने लोग थे परिवार में। रात में जब खाना वाना हेमराज ने लगाया, खाना दिया सबको, सब लोग खाना खाए, खाना खा करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जो कमरा हेमराज का था, उस कमरे के अंदर से आरूसी के भी कमरे को जाया जा सकता था और घर के अंदर भी प्रवेश किया जा सकता था, और ये कमरा बाहर से भी दरवाजा इसका था। कमरे के अंदर से आरूसी के कमरे में और आरूसी के घर के अंदर जाने का पूरा रास्ता है, और हेमराज बाहर भी जा सकता है अपने कमरे से। अब इस प्रकार से इस घर का नक्शा था। लेकिन रात में कम से कम 1 से 1:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा हो गया कि किसी को भी खबर नहीं थी। सुबह एक भारतीय जो मेड है, काम करने वाली, जो घरों में काम करती है, वो सुबह आती है और दरवाजे को बेल बजाती है। जब दरवाजे पर बेल बजाती है तो पहली बेल बजाती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। जब दूसरी बजाती है तब भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। जब तीसरी बेल बजाई गई तो उसकी जो आरूसी की माँ है वो बाहर निकलती है, और निकलने के बाद में जब देखा कि मेड दरवाजे पर खड़ी है तो उसने पूछा कि हेमराज कहाँ है। तो मेड ने कहा कि हेमराज न जाने कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही हेमराज को पता लगाने के लिए फ़ोन किया, उसने कहा कि 2 मिनट रुको, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से जो हेमराज के कमरा है उस कमरे से दरवाज़ा बंद है, और उस घर के बाहर जो नुपुर तलवार हैं, जो आरूसी की माँ, वो निकल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जब तक दरवाज़ा हेमराज नहीं खोलेगा तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हेमराज को जब फ़ोन लगाया गया
और ये भी था कि हेमराज का जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद था। मेड ने कहा कि दरवाज़ा हेमराज का जो है वो बाहर से बंद है। तो नुपुर तलवार ने हेमराज को फ़ोन लगाया और हेमराज के फ़ोन पर घंटी गई और घंटी जाने के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद वो फ़ोन आज तक नहीं खुला। ना हेमराज का पता लगा ना कुछ। दरवाजे को पुलिस तोड़ती है। आखिर कैसे? जब दरवाज़ा नहीं खुला तो हेमराज जो होता है वो तो गायब ही था, वो वहाँ पर था भी नहीं, और तो खोले कौन? तो यह हुआ कि जो नुपुर तलवार बाहर निकली और निकलते ही जो राजेश तलवार है वो भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजेश तलवार निकलते हैं जैसे ही, तो वो भी कहते हैं कि हेमराज को फ़ोन लगाओ, हेमराज कहीं होगा, वो आएगा और दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन हेमराज नहीं था। तो नुपुर तलवार ने अंदर जा कर के उसका हेमराज का दरवाज़ा है वो तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि लेकिन उसकी ना कोई चाबी है ना कोई ताला है, खुले तो खुले कैसे? अब ये था कि जैसे ही नुपुर तलवार अंदर के लिए बढ़ती हैं, देखती हैं कि जो टेबल है, टेबल पर शराब की बोतल रखी है, वो भी खाली, और उस शराब की बोतल पर खून के कई छींटे हैं। जैसे ही इस बात का पता चलता है वैसे ही वो तुरंत ही भागी भागी आरूसी के कमरे की तरफ जाती है, और आरूसी के जब कमरे की तरफ जाती है तो आरूसी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस दरवाजे की जो चाबी है वो दरवाज़ा बाहर से ही चाबी से लॉक खुलता था और अंदर से अपने आप से खुल जाता था। बाहर से कोई अगर खोलेगा तो उसे चाबी से खोलना पड़ेगा, और वो चाबी हमेशा आरूसी की माँ नुपुर तलवार के पास ही बेड पर रखी होती थी। लेकिन अब देखती है कि दरवाज़ा खुला है और चाबी भी नुपुर तलवार के बेड से गायब है। जब आरूसी के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि आरूसी अपने बेड पर पड़ी है, सर पर भारी चोट है, और जो उसका गला है वो किसी धारदार हथियार से काटा गया है। अब ये बात देख कर के नुपुर तलवार के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, जो रात में ठीक ठाक से सोई और सुबह वो अपने बर्थडे का फंक्शन करने वाली थी, लेकिन ये था कि अब आरूसी मर चुकी थी। इस बात पर दोनों लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। जो भारती मंडल बाहर खड़ी हुई थी, मेड थी, वो भी रोने लगी, चिल्लाने लगी। ऐसे इस स्थिति के अनुसार वहाँ पर तमाम सारे लोग जो पड़ोसी थे वो इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में बड़ी मशक्क़त से अंदर जा कर के कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग बाहर से आवागमन हो पाया, और तमाम सारे लोग उस घर के अंदर उस आरूसी के कमरे तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये था कि हर चीज़ को कई लोग थे जो इधर उधर करने में, चेक करने में, बॉडी को भी छू लिया। कई चीज़ें ऐसी हो गई कि जितने भी सारे सबूत थे वो नस्तिनाभूत हो गए। सबूतों की ऐसी की तैसी हो गई। पुलिस आई, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जो बोतल होती है दारू की, उस शराब की बोतल पे जो खून के छींटे थे, उस खून के छींटों से पता लगाया गया कि खून के छींटे कहाँ तक हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर जो जीने का दरवाज़ा है वहाँ तक खून के छींटे जा रहे थे। वहाँ तक जब खून के छींटे जा रहे थे तो जैसे ही दरवाजे तक, छत के दरवाजे तक पहुँची पुलिस, देखा कि दरवाज़ा बंद है। जब दरवाज़ा बंद था तो राजेश तलवार से चाबी मांगी गई कि आखिर दरवाजे की चाबी है तो कहाँ है। तो राजेश तलवार से जब चाबी मांगी गई तो राजेश तलवार अपने कमरे में गए, और कमरे में जाने के बाद काफ़ी टाइम लगा दिए। जब काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप, जब दोबारा चाबी मांगी गई तो दोबारा उन्होंने अंदर से गुस्से में आकर के कहा कि आप कातिल को पकड़ने के बजाय जीने का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, वहाँ क्या मिलेगा? हमें लगता है कि कत्ल करके हेमराज भाग चुका है और वो यहाँ नहीं है। उसका घर नेपाल है, वो नेपाल जा चुका है। उसने कत्ल किया मेरी बेटी का और वो नेपाल चला गया, और आप लोग कातिल को ढूंढने के बजाय आप यहाँ पर घर में सारी चीज़ें तलाश कर रहे हैं। उसे जाओ नेपाल पकड़ो फटाक से, वरना कहीं और गायब हो जाएगा। पुलिस को भी लगा कि सबसे आसान तरीका और सबसे सही रास्ता यही है। शायद अगर वो गायब है,
हेमराज, तो हेमराज नेपाल गया, अपने घर चला गया और कत्ल करके गया। तो ये था कि पुलिस ने भी तुरंत आसान रास्ता अपनाया और सीधे नेपाल के लिए निकल ली। जैसे ही नेपाल के लिए पुलिस जाती है, लेकिन इधर पुलिस अपनी कार्रवाई बंद नहीं रखती है। कुछ टीम पुलिस की घर के अंदर तलाशी लेती है। ये 17 मई की बात है। एक दिन बाद पुलिस फिर उसके घर पर छापेमारी करती है और वो वहाँ पर पहुँचता है। जो पुलिस की टीम थी वो नेपाल पहुँचती है। नेपाल में पता लगाया तो पता लगा कि नेपाल आया ही नहीं वो हेमराज, उसके दोस्तों को पकड़ता है। अच्छा, उससे पहले एक नौकर था और भी, जिसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा की जगह पर ही हेमराज को रखा गया था नौकरी पर। विष्णु शर्मा इसे काम समझाने के बाद में कुछ समय के लिए अपने गांव चला गया और उसके बाद में उसने हेमराज को अपना काम सौंप के गया। जब वहां से विष्णु शर्मा को पकड़ा गया, विष्णु शर्मा भी यहाँ पर आया। जब विष्णु शर्मा आया तो उससे पूछताछ की गई। तो ये था कि विष्णु शर्मा ने एक घटना बताई और राजेश तलवार ने भी बताई कि हो सकता है कि हेमराज के अलावा विष्णु शर्मा भी कत्ल कर सकता है, क्योंकि विष्णु शर्मा के अंदर ये था कि वो भी मुझसे बदला लेना चाहता था। जब ये था कि वो मुझसे बदला लेना चाहता था तो बोला किस चीज़ का। तो पुलिस जब पूछती है किस चीज़ का, तो पुलिस के सामने ये था कि वो जो विष्णु शर्मा था उसकी जगह पर हेमराज को रखा गया था, तो हेमराज को इन्होंने परमानेंट कर लिया। इससे विष्णु शर्मा को गुस्सा आया कि हेमराज मेरी नौकरी खा गया। तो शायद विष्णु शर्मा गुस्से में आकर के मुझसे बदला लेने के लिए ये कदम उठा सकता है। लेकिन 17 तारीख को जब पुलिस यहाँ छानबीन कर रही होती है घर पे, तो घर पे पता लग जाता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है जीने का, पुलिस अपनी जिद पर अड़ती है और उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाजों को खोलती है जीने के, छत पर जाकर के देखती है कि उसकी लाश पड़ी थी, हेमराज की। अब तो बड़ी गुत्थी उलझ चुकी थी कि एक तरफ अभी तक जो शक जा रहा था वो ये जा रहा था कि कत्ल हेमराज करके नेपाल भाग चुका है, लेकिन नेपाल जो हेमराज है उसकी भी डेड बॉडी जिस तरह से उसका अरूसी का गला काटा गया था, उसी तरह से हेमराज का भी गला कटा हुआ था। साफ जाहिर होता था कि मर्डर करने वाला कोई तीसरा आदमी है जिसने मर्डर किया है, क्योंकि दोनों का कत्ल एक ही तरीके से हुआ है और वो भी बहुत शातिर तरीके से, प्रोफेशनल किलर की तरह कत्ल किया गया है। ये आम आदमी के बस का नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कट लगाया गया था वो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से काम किया गया था। पुलिस अब उलझ चुकी थी कि हेमराज को छोड़ो, अब तीसरा कातिल ढूंढो। तीसरा कातिल ढूंढा विष्णु शर्मा को। जो विष्णु शर्मा से पूछताछ किया गया तो विष्णु शर्मा ने कहा कि इतनी छोटी बात पर मैं हेमराज का कत्ल और उसके साथ साथ आरुषि का कत्ल मैं नहीं कर सकता। इसके बाद ये पता भी लगाया गया कि जो विष्णु शर्मा है वो दूसरी जगह नौकरी करता है। जिस समय कत्ल हुआ तो उसके मालिक ने, जहाँ पर नौकरी करता है, उसके मालिक ने कहा कि हम लोग खुद ही कहीं और थे और ये मेरे साथ था, ये कहीं पर गया ही नहीं। तो अब ये था कि फिर विष्णु शर्मा भी दोषी नहीं है। तीसरा नाम लिया राजेश तलवार ने कृष्ण कुमार का। कृष्ण कुमार इनके घर के जो क्लिनिक है राजेश तलवार का, उसी क्लिनिक में असिस्टेंट का काम करता है। उसे 2-3 दिन पहले सबके सामने डांटा था और काफ़ी बहस हुआ था, लेकिन जाते जाते कृष्ण कुमार ने कहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। अब ये था कि उसने बदले की बात कर दी और उसका ड्राइवर जो होता है वीरेंद्र, राजेश तलवार का, उसने सुन लिया। तो ये लगा कि वीरेंद्र ने बताया भी मौके पर पुलिस से कि ऐसी सी बात हुई, तो कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कृष्ण कुमार भी जब मौके पर आता है तो उसने भी पूरी तरह से हाथ जोड़ लिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और बदला लेने की बात थी तो मैं 2 लोगों का कत्ल तो नहीं कर सकता। मैं नौकरी छोड़ सकता था, कुछ और कर सकता था, लेकिन कत्ल नहीं कर सकता। और फिर आरुषि से और हेमराज से, ये दोनों निर्दोष हैं हमारे लिए, हमसे इनसे क्या लेना देना। पुलिस ने उसकी तहकीकात की थी। जब पूरी तरह से तहकीकात हुई तो ये था कि वो सच भी था, नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, उसने नहीं मारा था इन लोगों को, क्योंकि कोई भी सबूत कृष्ण कुमार, विष्णु कुमार, इन लोगों के सबूत खिलाफ मिल नहीं रहे थे। ये सारी पूछताछ होने के बाद में सीबीआई को एक केस हैंडओवर किया गया। सीबीआई 2 साल तक इस केस को बहुत अच्छी तरह से तहकीकात करती है, लेकिन जो दोष था
वो दोष पूरी तरह से राजेश तलवार और नुपुर तलवार के ऊपर आ चुका था कि शायद हेमराज और जो आरुषि थी उसके किसी प्रकार के नाजायज संबंध होंगे और इस राजेश कुमार ने देख लिया होगा, राजेश तलवार ने, और उसी रात उन्होंने काफ़ी मात्रा में शराब पी और पहले हेमराज का कत्ल किया, जीने तक मारते ले गए, उसके बाद में उसका कत्ल करके जीने के बाहर फेंक दिया। और उसके साथ साथ जो आरुषि थी, फिर उसने जब बिगड़ने की कोशिश की तो उसे भी किसी भारी पत्थर से या किसी भारी चीज़ से उसके सर पर वार कर दिया गया। और वार करने के बाद में जब वो लगा कि मर जाएगी तो उन्होंने उसका भी गला उसी ब्लेड से काट दिया। जो सर्जिकल ब्लेड के निशान थे, सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो कत्ल करने वाला है वो कोई ऐसा है। पहले तो पुलिस जो होती है, सीबीआई होती है, वो पूरी तरह से शक जाहिर करती है कि इस केस के पीछे राजेश तलवार और नुपुर तलवार ही हैं, लेकिन बाद में पुलिस अपने बयान बदल देती है। कोर्ट का निर्णय था जो वो ये था कि केस को बंद कर दिया जाए और इसमें इसके माँ बाप या राजेश तलवार ऐसा कोई इनके भी खिलाफ सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलते हैं। जबकि उसकी बॉडी के तमाम सारी चीज़ें तो निशान, कपड़े, ये सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिया जरूर जाता है, लेकिन उस पर कोई भी निशान नहीं थे। शायद ये कत्ल जो था ये बहुत सोची समझी साजिश और बहुत होशियारी से किया गया, ठंडे दिमाग से और स्थिर मन से किया गया था, जिसकी वजह से सारे सबूत मिटा दिए गए। आरुषि मर्डर केस 2008 में हुआ था। उसके बाद आज तक उस केस को बंद रखा गया। दुनिया की सबसे बड़ी ये मिस्ट्री है जो आज तक सुलझ नहीं पाई, जबकि दो बार सीबीआई की टीम और नोएडा पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की, लेकिन इस केस को संभाल नहीं पाई और ये केस बंद कर दिया गया। आरुषि मर्डर केस एक ऐसी मिस्ट्री है जो आपको सब बताती है कि अगर परफेक्ट मर्डर और जो प्लानिंग थी वो जिस हिसाब से कत्ल किया गया वो बहुत परफेक्ट मर्डर किया गया, लेकिन केस बंद करने के बजाय चालू करने की ज़रूरत थी और कुछ समय के बाद हो सकता है इसका खुलासा हो जाता। लेकिन खैर, अब जो हुआ वो कानून और सिस्टम की बात है, लेकिन ये केस आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया। इस कहानी, इस घटना के बारे में आपकी जो राय है कमेंट में अपनी ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।